हाय एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। हमारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप एक आईओएस यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके हमारी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसके अंदर हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स भी इसी ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम कर रहे थे मॉड्यूल सी ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। सबसे पहले हम देख रहे थे डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक। इसके अंदर अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कवर करें। फर्स्ट वन वाज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या किन किन चीज़ों का डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है। डिस्क्लोजर देना क्यों जरूरी होता है? डिस्क्लोजर देना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन वो जान सके, समझ सके और अपने इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बेसिकली होते कौन कौन है? एक तो मैनेजमेंट, कस्टमर्स, बैंक के इसके अंदर डिपॉजिटर्स हो गए, रेगुलेटर्स एटसेट्रा। दीज आर नोन एज द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने देखे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बैंक्स पे अप्लाई होते हैं और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों का डिस्क्लोजर दिया जाता है। इसके अंदर हमने कुछ अदर डिस्क्लोजर्स भी कवर करे थे। फिर उसके बाद हमने कवर किया था डिस्क्लोजर रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन, कि जब सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस की जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। आज हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्लोजर्स अंडर लिस्टिंग रेगुलेशंस ऑफ सेबी। सेबी है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये डील करती है विद द सिक्योरिटीज जो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। ठीक है। तो जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स में हमने डिस्कस करा था कि कुछ पब्लिक बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो इसकी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मेजरली आते हैं दैट इज एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा। एंड प्राइवेट बैंक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा। ओके। तो इन सब बैंक्स को जो एक्चुअली लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। जो डिस्क्लोजर्स कहाँ किसने डिफाइन किए हैं? सेबी ने डिफाइन किया है। आज हम वही सारे डिस्क्लोजर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग का बेसिक मतलब कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके अंदर जो सिक्योरिटीज का डील होना उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज का लिस्ट होना। ठीक है। किसी भी अगर अपनी एंटिटी को अपनी जो सिक्योरिटीज हैं, अपने जो शेयर्स हैं या कोई भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी है उसको लिस्ट करवाना है तो सेबी के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। उसको बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट्स के अंदर कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं और कंपनी को कुछ एक्ट्स करने के लिए मानना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक तो जो कंपनीज हैं वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी ताकि जो सिक्योरिटीज हो उनका ट्रांसफर हो सके, कंसोलिडेशन हो सके। इन केस में अगर शेयर्स मर्ज हो रहे हैं या इन केस में शेयर स्प्लिट हो रहा है तो उनकी सब डिवीजन इजिली हो सके। उसके अलावा रिकॉर्ड डेट्स एंड जिस दिन बुक क्लोजर होगी उसका नोटिस कंपनीज को देना पड़ेगा। कंपनीज को अपने क्वार्टरली अकाउंट्स देने पड़ेंगे। लाइक आपने सुना होगा न्यूज के अंदर कि इस एंटिटी का, लाइक आईटीसी का या रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो उन्हें लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर अपने जो क्वार्टरली अकाउंट्स है वो फर्निश करने पड़ते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी न्यूज जिससे स्टॉक प्राइजेस पे इफेक्ट आ सकता है, उन न्यूज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलायंस की एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस एक नया प्रोजेक्ट लगा रही है सपोज ऑस्ट्रेलिया में। तो वो हो सकता है प्रोजेक्ट रिलायंस के लिए बेनिफिशियल हो फॉर शेयर होल्डर्स की नज़र में, या वो प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स की नज़र में इतना प्रॉफिटेबल ना हो। उससे क्या होगा? स्टॉक प्राइजेस इफेक्ट होंगे। तो रिलायंस को ये करना पड़ेगा कि वो ये इस तरीके की न्यूज जिनसे स्टॉक प्राइसेस इफेक्ट हो सकते हैं उनको मार्केट में बताए, उनको आगे फॉरवर्ड करे। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना। जो एनुअल एनुअल रिपोर्ट बनती है, एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, उनको शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना, उनके शेयर होल्डर्स को कॉपी प्रोवाइड करना। ये सब काम है किसको करने पड़ेंगे? कंपनीज को। ठीक है। पहले क्या होता था? ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर लिस्ट होती थी। लेकिन 2015 से क्या हुआ? लिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर ही इन सब डिस्क्लोजर्स को पार्ट बना दिया गया ताकि सभी जगह इनको इजिली फॉलो कर पाए। उसके अंदर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो ये लिस्टिंग रेगुलेशंस है ये अप्लाई किस किस को होगी। कोई भी सिक्योरिटीज या तो वो मेन बोर्ड पे लिस्टेड है या एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है। बेसिकली कोई भी एक्सचेंजेस, कोई भी सिक्योरिटी जो एक्सचेंजेस के थ्रू डील हो रही है उनके ऊपर क्या लगेंगे? लिस्टिंग रेगुलेशंस लगेंगी। उनको लिस्टिंग रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी सिक्योरिटीज जो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स है,
इन सबको क्या, इन अगर किसी भी एंटिटी की ये वाली सिक्योरिटीज भी लिस्टेड है तो उनको लिस्टिंग एग्रीमेंट्स का पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट से, म्यूचुअल फंड की यूनिट भी लिस्टेड होती है, उनको भी ये फाइनल करना पड़ेगा, उनको भी ये पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई अदर सिक्योरिटीज है वो बोर्ड क्या कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है जिनको लिस्टिंग रेगुलेशंस माननी पड़ेगी, जिनके ऊपर लिस्टिंग रेगुलेशंस लगेंगी। ओके, अब हम अगला टॉपिक अपना जो देख रहे हैं, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशंस। हमने कहा कि आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना है, बट वो किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, किन किन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहला कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाएगी या डिस्क्लोज की जाएगी वो प्रॉपर एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस होनी चाहिए। जो जो उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं उनको प्रॉपर फॉलो करके ही वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जानी चाहिए और डिस्क्लोज की जानी चाहिए। सेकंड, कंपनीज को अपना ऑडिट करवाना होता है, एनुअल ऑडिट होता है, तो ये इंश्योर करना है कि जो भी एनुअल ऑडिट कर रहा है, जो भी उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। लाइक अगर उसको कुछ मिसस्टेटमेंट मिलते हैं, कुछ फ्रॉड मिलता है, वो उसको प्रॉपरली क्या कर पाए, रिपोर्ट कर पाए। कॉम्पिटेंट हो, मतलब वो काबिल हो ऑडिट करने के, एंड क्वालिफाइड हो कि जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसके पास वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक के केस में हर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो सीए सीए ही होता है। हर एक सीए स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके लिए उसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, स्पेशल सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो उस ऑडिट को परफॉर्म कर सके। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है, ये इंश्योर करवाना कि ना उसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कि कोई इंफॉर्मेशन गलत तरीके से ना दिखाई गई हो। सेकंड, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जो इन्वेस्टर्स को मिसलीड करे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है डिस्क्लोजर का, कि इन्फॉर्म डिसीजन बनाना। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ही एक ऐसी है जो मिसलीडिंग है तो इन्फॉर्म डिसीजन बनाए ही नहीं जा सकते। ओके, इसमें एक नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, एक तो वो एडुकेट हो और टाइमली बेसिस पे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाए, टाइमली बेसिस पे यूजर्स को प्रोवाइड की जाए। तो यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए क्या है, लिस्टिंग एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, स्टॉक एक्सचेंज को भी बता दो एंड इन्वेस्टर्स को भी बता दो। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आगे बांटी जा रही है, डिसएमिनेट की जा रही है, वो एक एडुकेट होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक्यूरेट, सही होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट, सब कुछ कवर करती हो, टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड हो और एक सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट की जाए। ऐसा ना हो कि टेक्निकल जैगरन्स यूज किए जाए जिससे आधी चीजें लोगों को समझ ही ना आए। वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि उसको इजिली पढ़ के समझा जा सके। ओके, उसके बाद हमने बोला कि आपने इंफॉर्मेशन देनी है, टाइमली देनी है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर देनी है, बट देनी किस तरीके से है। जो भी आप तरीके यूज कर रहे हो वो एक तो ऐसे तरीके होने चाहिए कि सबके पास पहुंचे, टाइम पे पहुंच सके और कॉस्ट एफिशिएंट हो। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि आप उस पर कोई फीस चार्ज कर रहे हो, या आप ऐसी जगह, जैसे आपने बोला कि हमारी ये एनुअल स्टेटमेंट्स है जी, आप हमने इस ऑफिस में पढ़ी है, जिसने देखनी है वो आके देख सकता है। अब अगर एक कंपनी जो रजिस्टर्ड ही चेन्नई के अंदर है, वो अपने हेड ऑफिस के अंदर उसने बुक्स रखी हैं, यहाँ पर एक बंदा सपोज उसने दिल्ली का इन्वेस्टर, वो चेन्नई थोड़ी जाएगा देखने। तो ऐसे चैनल्स यूज करने हैं ताकि वो सब तक इजिली आराम से कोस्ट एफिशिएंट मैनर में पहुंच सके। तो आजकल जो सबसे इजीली मेथड यूज किया जाता है वो है कि हम आगे भी बढ़ने वाले हैं कि ये एक रिक्वायरमेंट ही है बाय द सेबी कि आपको जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है, जो भी एनुअल स्टेटमेंट्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी पड़ेगी। क्योंकि वेबसाइट एक तो वो फ्री है, टाइमली, इंटरनेट बहुत फास्ट है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। तो जो चैनल्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट। और उसके लिए सबसे एग्जांपल जो इन तीनों चीजों को पूरी करती है वो क्या है कि अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट करवाना। ठीक है, अगला हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि जब वो प्रिपेयर हो रही थी तो हमने जो भी हमारे ऊपर प्रोविजंस लग रही हैं, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, उनकी जो भी प्रोविजंस लग रही हैं उनको फॉलो करा है। इसके अलावा कोई गाइडलाइंस इशू करी है तो उनको भी हमने फॉलो करके ही जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करा है। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कुछ स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर्स हैं जो एक कंपनी को देने पड़ते हैं, एक एंटिटी को देने पड़ते हैं, जो अगर वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। वो स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर दिए को जाते हैं ताकि जो स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उन्हें वो स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर्स भी देने हैं। स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर वो कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लाइक रिपोर्ट फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, स्टॉक एक्सचेंजेस को, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा पीरियोडिक फाइलिंग्स में क्या आता है, लाइक कोई भी रिटर्न्स वगैरह जो भी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे इन्वेस्टर्स चीजों को ट्रैक कर सके, परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके, वो क्या करनी है, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवानी है, स्टॉक एक्सचेंजेस को प्रोवाइड करवानी है।
सो दिस वाज आवर पार्ट टू कि किन किन प्रिंसिपल पे बेस हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करानी है। अब हम अगले अपने पार्ट पे चलते हैं, दैट इज टाइमली इन्फॉर्मेशन। कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो वो एडिकेट होनी चाहिए एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो जनरल, जो जो जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई वो बताना। जनरल मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, क्या क्या डिस्कस करना था और क्या क्या डिस्कस किया गया, वो सब कुछ आपने हमें क्या बताना है, डिस्क्लोज करना है। सेकंड, अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिससे कुछ ओनर्स हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है, उसकी कंपनी के अंदर ओनरशिप तो जस्ट 20% है, बट वो 50% ऑफ द कंपनी का कंट्रोल लेके बैठा है। कंपनी ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करे हैं, कुछ ऐसे डील्स कर लिए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो शेयर होल्डर्स को बताना, वो आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ क्या है, अनफेयर है। ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसे राइट्स, जो स्पेशल राइट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए बिफोर एक्वायरिंग देयर शेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है वो इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स हैं, वो इन्वेस्टर्स को अगर पहले पता होंगे तो वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। लाइक प्रेफरेंस शेयर उसने ले लिए बट उसके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है, या वोटिंग राइट्स हैं या नहीं है, वो इन्वेस्टर्स को पहले पता होना चाहिए ताकि वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और ये देख सके कि मुझे इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सो दिस वाज अबाउट द टाइमली इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब हम कुछ रेगुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो रेगुलेशन है दैट इज रेगुलेशन नंबर 29। रेगुलेशन नंबर 29 का नाम क्या है, प्रायर इंटीमेशन। प्रायर इंटीमेशन, प्रायर का मतलब क्या होता है, एक टाइम से पहले, कि आपको कुछ चीजें होने से पहले ही उनकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं प्रायर इंटीमेशन। तो हम वो देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रायर इंटीमेशन देना बहुत जरूरी है। ओके। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो हमें एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले देनी है। 2 वर्किंग डेज में क्या क्या चीजें नहीं लेनी, एक तो डेट ऑफ मीटिंग नहीं लेना और एक डेट ऑफ इंटीमेशन नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर सपोज बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग होनी है 8 ऑफ जन को। ठीक है। तो 8 ऑफ जन को अगर मीटिंग हो रही है तो उसके एटलीस्ट, एक तो आठ, जिस दिन मीटिंग है उसको रिमूव करो, इससे पिछले 2 दिन 6 जनवरी, तो एटलीस्ट आपको 6 जनवरी तक इंटीमेशन देनी पड़ेगी। बट 6 जनवरी इज द डेट ऑफ इंटीमेशन। आप इसको इसको भी एक्सक्लूड करके आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कब तक प्रोवाइड करनी है, 5 जनवरी को, कि जो बोर्ड मीटिंग है वो 8 जनवरी तक हेल्ड होने वाली है। सो दिस इज की एटलीस्ट टू टू वर्किंग डेज इन एडवांस, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द मीटिंग। किसको प्रोवाइड करानी है, स्टॉक एक्सचेंजेस को। इंफॉर्मेशन होने से पहले, एटलीस्ट 2 दिन होने से पहले, जिस दिन मीटिंग होनी है, मीटिंग के 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना है कि ये मीटिंग होल्ड होने वाली है। ठीक है। मीटिंग्स कौन सी, जिनमें ये मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे। पहला मैटर कौन सा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स है क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, अगर वो किसी भी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाला है तो आपको एटलीस्ट इसमें, इसके अंदर जो स्पेशल चीज है वो है कि एटलीस्ट आपको 5 डेज पहले बताना है। बाकी में एटलीस्ट 2 डेज पहले बताना है, लेकिन अगर ऐसी बोर्ड मीटिंग जहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होने वाले हैं, उसको एटलीस्ट 5 डेज पहले किसको इंटीमेट करना है कि स्टॉक एक्सचेंज को, कि हम एक मीटिंग करने वाले हैं जिसके अंदर हम फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड जो प्रपोजल है, अगर बोर्ड मीटिंग्स के अंदर क्या किस चीज की डिस्कशन हो रही है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की, अगर कोई ऐसे शेयर है जिनका हम बायबैक करने वाले हैं तो एटलीस्ट 2 दिन पहले बताओ। उसके बाद अगर कंपनी लिस्टेड है, वो वॉलंटरी डीलिस्ट होना चाहती है, मतलब अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से हटाना चाहती है, तो अगर उसकी डिस्कशन है तो आपको 2 दिन पहले बताना है। फोर्थ, अगर कंपनी फंड रेज कर रही है, फंड रेज किसी भी मेथड से किया जा सकता है, अगर फंड रेज कर रही है, बोर्ड मीटिंग में चीज डिसाइड होने वाली है कि हम फंड रेज करने वाले हैं, वो आपको किसको बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। ठीक है। एंड फंड रेज क्या होता है, जिस फंड रेज जब हम पैसा उठाते हैं तो जो डायरेक्टर्स है वो बेसिकली ओनर्स नहीं होते, डायरेक्टर इज मैनेजमेंट, ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लाइक अगर उन्हें फंड रेज करना है तो उन्हें एजीएम, या एजीएम जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, या ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसके अंदर शेयर होल्डर से वो अप्रूवल लेनी पड़ती है कि हाँ हम फंड रेज करना चाहते हैं। अगर वो फंड रेज डिसाइड होता है कि हाँ करना है, तो तो एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम के अंदर अप्रूवल भी आपको लेनी पड़ेगी और उसकी भी इंटीमेशन आपको पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बोर्ड डिस्कस करने वाला है कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करने हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है, एक तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आ सकते हैं, या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ सकते हैं। ऐसा कोई भी शेयर इशू करना है तो आपको आप उसकी डिस्कशन कर रहे हो बोर्ड मीटिंग में, तो आपको किसको इंटीमेट करना है, स्टॉक एक्सचेंजेस को। उसके अलावा अगर
एक होता है एजेंडा। एजेंडा बेसिकली क्या होता है, मीटिंग एजेंडा क्या होता है कि मीटिंग में क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हो। अगर मीटिंग एजेंडा में ये चीज भी लिखी हुई है कि आप बोनस सिक्योरिटीज डिक्लेयर करनी है नहीं कर रहे हो, उसकी डिस्कशन कर रहे हो, तो वो भी आपको किसको बताना है, स्टॉक एक्सचेंजेस को। ठीक है, ये हमने पढ़े कि एटलीस्ट आपको 2 दिन पहले बताना है। अब इसके अंदर दो एक्टिविटीज ऐसी हैं कि अगर वो बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस हो रही हैं या वो एजेंडा का पार्ट है, तो आपको एटलीस्ट 11 डेज पहले बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। वो दो एक्टिविटीज क्या है? पहली है कि आप सिक्योरिटीज की अल्टरेशन कर रहे हो। लाइक सिक्योरिटीज की अल्टरेशन हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एक शेयर है, उसका उसका जो प्राइस है ना वो 10,000 हो चुका है। 10,000 प्राइस होने के कारण क्या है कि काफी लोग इसमें शेयर वो नहीं ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी डिसाइड कर सकती है, हम इनको ना पार्ट्स में बांट देते हैं, 10 पार्ट्स में बांट देते हैं, 1,000 में 1K 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 1K। ओके, तो क्या किया हमने, जो हमारी सिक्योरिटी थी उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना, अगर ऐसा कुछ डिसीजन हम बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, तो एटलीस्ट 11 डेज पहले आपको इंटीमेट करना है। सेकंड, अगर जैसे हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, डिबेंचर्स में क्या होता है, फिक्स डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है एंड फिक्स डेज पे उनका पैसा वापस दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, अगर उनकी किसी डेट के अंदर अगर हमने चेंज करना है, इंटरेस्ट डेट में अगर चेंज करना है, तो आपको ये चीज भी बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है कितने दिन पहले, एटलीस्ट 11 दिन पहले। सो ये था रेगुलेशन नंबर 29। दैट वाज अबाउट प्रायर इंटीमेशंस। प्रायर इंटीमेशंस के दो पार्ट, ऐसे पार्ट जो हमने एटलीस्ट 2 दिन पहले बताने हैं, उसमें एक कंडीशन थी जो 5 दिन पहले बतानी है, दैट वाज कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस हो रही है। एंड सेकंड पार्ट वाज कि ऐसी इंटीमेशंस देनी, अगर ऐसे इंटीमेशन जो 11 दिन पहले देनी है, अगर उनमें ये दो एक्टिविटीज हो रही है। दो एक्टिविटीज कौन सी, एक तो सिक्योरिटीज का नेचर चेंज करना या डिबेंचर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट डेट को चेंज करना। सो दिस वाज अबाउट रेगुलेशन नंबर 29। अब हम अपनी अगली रेगुलेशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जिसका नंबर है रेगुलेशन नंबर 30। रेगुलेशन 30 इज अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर हम कर क्यों रहे हैं? ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो टाइमली, एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड हो, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके अंदर दो पैराज हैं। दो पैराज के अंदर रेगुलेशन 30 को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पैरा वो है जिसके अंदर अगर तो वो चीज मटेरियल हो या ना हो, वो आपको रिपोर्ट करनी है। पैरा बी इज अबाउट अगर इंफॉर्मेशन हुई है, बट अगर वो मटेरियल है तो ही आपको डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। ओके, उसके अंदर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया। ठीक है, अब उसके जिसकी टर्नओवर 1,000 करोड़ है, अगर उसके अंदर एक एम्प्लॉय फ्रॉड करता है सिर्फ 1 लाख रुपीज का, वो चीज मटेरियल ही नहीं है। मतलब एक कंपनी जो 10,000 करोड़ कमा रही है उसके लिए 1 लाख क्या ही वैल्यू होती है, तो वो चीज उसके लिए मटेरियल नहीं होती। बट अगर यही हो कि अगर उसका फ्रॉड हो, लाइक सपोज हम मान कहते हैं कि उसने फ्रॉड करा सपोज 10 करोड़ का, इस केस में ये चीज मटेरियल हो जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन चीजों को डिस्क्लोज करना है। तो पैरा ए क्या कहता है, आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी चाहे वो उसकी जो वैल्यू है 1 रुपया हो, मटेरियल हो या ना हो। पैरा बी क्या कहता है, वो चीजें तभी रिपोर्ट होंगी जब वो चीज क्या है, मटेरियल है। ठीक है। सबसे पहले हम पैरा ए डिस्कस करते हैं, ऐसी चीजें जो आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी है, मटेरियल हो या ना हो। उसके अंदर सबसे पहला इवेंट क्या आता है, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब अगर कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर कर रही है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अगर कंपनी अपने आप को अमलगमेट कर रही है, किसी में मर्ज मर्ज हो रही है, अपने आप को डीमर्ज कर रही है, ऐसे इवेंट्स। उसके अलावा अगर हम अपनी कोई यूनिट है, सब्सिडरी उसको बेच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चीजें होती है तो हमें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो मटेरियल हो या ना हो। उसके अलावा हम नई सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, कोई ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर ना हो सके उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कोई हमने जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके बाद रिवीजन इन रेटिंग्स, जो कंपनीज हैं उनको टाइम टू टाइम पे रेटिंग्स दी जाती हैं बाय द वेरियस एजेंसीज, लाइक क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, अगर उनमें कोई रेटिंग का चेंज आता है तो आपको वो रेटिंग का चेंज बताना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या आउटकम हुआ, वो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा अंडर रेगुलेशन 30। उसके अलावा कोई एग्रीमेंट्स है, लाइक शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स, कोई जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स है, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट्स है, एंड कोई ऐसे एग्रीमेंट जो हमने मीडिया के साथ करें, जो विचार जो बाइंडिंग है, मतलब आपको मानने ही पड़ेंगे, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। फॉर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ लिखना क्यों जरूरी है, लाइक सपोज हम लेते हैं एक मीडिया कंपनी है,
एक मीडिया कंपनी दूसरी मीडिया कंपनी के साथ तो डील कर ही सकती है ना। लाइक सपोज मैं जी वाला हूँ, मैं अगर कोई डील कर रहा हूँ आज तक के साथ, तो वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बट अगर मैं एक, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस हूँ, मैं आगे जाके अगर, जैसे अदानी था, अदानी ने एनडीडीबी के साथ सपोज डील करी है, तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। रीजन भी उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। उसके अलावा इन एग्रीमेंट्स की अगर कोई रिवीजन की जाती है, उनमें कोई अमेंडमेंट की जाती है, या इन सब में कुछ टर्मिनेट किया जाता है, तो वो भी सब आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा हमारे जो की मैनेजमेंट पर्सोनल्स होते हैं, की मैनेजमेंट पर्सोनल्स कौन कौन होते हैं, बैंक्स के अंदर जो एमडी सीईओज, किसी भी कंपनी में एमडी सीईओ एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड द मैनेजिंग पर्सोनल्स। अगर ये कोई फ्रॉड या डिफॉल्ट करते हैं, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रही है, तो कंपनी वर्क ही कैसे कर सकती है। उसके अलावा जो हमारे की मैनेजमेंट पर्सोनल्स जो हमने पढ़े, लाइक एमडी, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा, इनमें अगर कोई चेंज आता है, डायरेक्टर्स के अंदर कोई चेंज आता है, ऑडिटर है, अगर ऑडिटर चेंज होता है, हमारा जो कंप्लायंस ऑफिसर हमने पढ़ा था, अगर कंप्लायंस ऑफिसर चेंज होता है, तो वो भी चीज आपको डिस्क्लोज करनी है विद रीजंस कि इनका चेंज हुआ क्यों, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में छोड़ के गया या किसी स्पेसिफिक रीजन के करके उसने छोड़ा। उसके अलावा जो हमारा शेयर ट्रांसफर एजेंट है, उसकी अपॉइंटमेंट होनी है। अगर नया कोई नया अपॉइंट कर रहे हैं, पुराने वाला अगर छोड़ के जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन देना। हमारा जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, उसको जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगर वो हुई है उसके बारे में इन्फॉर्म करना। हमने अगर ओटीएस की है, ओटीएस क्या होता है, वन टाइम सेटलमेंट। जैसे कि मेरा एक लोन चल रहा था फॉर सपोज कि 1000 करोड़ का, ठीक है, बट वो डिफॉल्ट हो गया, मैं वो दे नहीं पा रहा, तो बैंक क्या करता है, वो कहता है कि आप आपने हमसे 1000 करोड़ लिए थे, हमें पता है कि आप 1000 करोड़ नहीं दे सकते ना, आप दे पाओगे, तो आप क्या करो, एक हम सेटलमेंट कर लेते हैं एक फिक्स अमाउंट की, लाइक फॉर एग्जांपल 800 करोड़ में सेटलमेंट होगी, तो ये 1000 करोड़ का लोन है, वो 800 करोड़ लेके खत्म कर दिया जाएगा, एक टाइम सेटलमेंट हो जाएगी पूरी की पूरी अमाउंट, उसको बोलते हैं ओटीएस। अगर किसी एंटिटी ने ओटीएस किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना। उसके अलावा हमारा एक बोर्ड होता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगर उसके साथ उसके अंदर कोई भी वाइंडिंग अप हुई है, किसी भी पार्टी ने अपनी वाइंडिंग अप फाइल की, किसी राइटर ने फाइल किया, उसकी रेफरेंस देना, उसके बारे में बताना। उसके अलावा कोई भी नोटिस, कॉल्स, रेजोल्यूशन, सर्कुलर्स जो एडवर्टाइज किए गए हैं, शेयर होल्डर्स को भेजे गए हैं, उनका डिस्क्लोजर देना क्या है, मैंडेटरी। उसके अलावा जो ईजीएम्स हो रही हैं, एजीएम्स हो रही हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें हुई, क्या कब हुई, कहाँ हुई, सब चीजों की डिटेल ब्रीफ के अंदर क्या कर देना है, कंपलसरी। उसके अलावा एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली होता है कि कंपनी फॉर्म क्यों हुई है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर उनके अंदर कुछ चेंज आता है, तो आपको वो भी क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। इसका डिस्क्लोजर क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक कंपनी, उसका बेस ही उसके एमओएस एंड एओस होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर उनमें ही कोई चेंज आ रहा है, तो मतलब कंपनी के प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही चेंज आ रहा है, तो उसको अगर, तो उसको डिस्क्लोज करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एक कंपनी अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या एनालिस्ट से मीट कर रही है, रिप्रेजेंट प्रेजेंटेशन दे रही है ताकि वो फंडिंग उठा सके, तो आपको वो भी क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, उसकी क्या देनी है, डिस्क्लोजर देनी है, क्योंकि ऐसे सब डिसीजंस क्या है, स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इन सबका जो डिसीजन है वो देना क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं पैरा बी। पैरा बी ऐसे डिस्क्लोजर्स जो कि तभी देने हैं अगर वो मटेरियल है, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको उनका डिस्क्लोजर्स नहीं देना है। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले, अगर सपोज कंपनी है कोई, या तो वो अपना कोई नया कमर्शियल प्रोडक्शन या कमर्शियल ऑपरेशन या तो शुरू करने वाली है, या शुरू करने वाली थी, बट लेकिन उसने उसको पोस्टपोन कर दिया, अगर वो चीज़ मटेरियल है, मतलब वो अगर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिस्क्लोज करनी है। रीजन सेम है, क्योंकि वो चीज़ क्या है, स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर बिजनेस का जनरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, तो अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। कंपनी ने अगर अपनी कोई कैपेसिटी एडिशन करी है, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करा है, उसको डिस्क्लोज करना है। रीजन सभी डिस्क्लोजर्स, इन पैरा वन और पैरा बी के डिस्क्लोजर का रीजन सेम है, क्योंकि इन सब चीजों से क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आता है, स्टॉक प्राइसेस पे क्या आता है, इफेक्ट आता है। उसके बाद कोई भी हमने कोई अवार्डिंग हुई है, बैगिंग हुई है, हमने कहीं लाइक, अवार्डिंग इज बेसिकली जब आप वो टेंडर के लिए, लाइक वो होता ना कि अवार्डिंग इज बेसिकली कि आपने बिड लगाई कहीं पे, बिड आई नहीं आई, बिडिंग करना इज अवार्डिंग का पार्ट होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ, वो आपको बताना है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं थे, उसके अंदर, उनके अंदर कोई रिविजन आती है, कोई अमेंडमेंट्स आती है, कोई एग्रीमेंट है जो टर्मिनेट हो जाता है, अगर वो चीज मटेरियल है, तो आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। उसके अलावा
डिस्पर्शन ऑफ ऑपरेशंस के ऑपरेशंस सही तरह से नहीं हो पाया ड्यू टू ऑफ एनी रीजन लाइक नेचुरल कैलामिटी या कोई भी इंटरनल रीजन लाइक स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट्स हो गए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है कि इतने दिन हम बिजनेस नहीं कर पाए, हमें इतना नुकसान हुआ। उसके अलावा हमारे ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई लग रहा है, अगर उसमें कोई चेंज आता है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हम आपको डिस्क्लोज करने हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एएस से इंडिया पे शिफ्ट हुए बैंक्स, तो इंडिया का क्या इफेक्ट आया वो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है या क्या इम्पैक्ट आया है वो आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। फ्रॉड ऊपर हमने पढ़ा था जो की मैनेजरियल पर्सोनल्स हैं, अगर वो कोई फ्रॉड करते हैं, चाहे वो 1 रुपए का भी हो, आपको डिस्क्लोज करना क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। बट उनके अलावा अगर डायरेक्टर्स हैं, उनके अलावा जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं या कोई इंप्लॉयज डिफॉल्ट करते हैं, तो वो अगर मटेरियल है तो ही उसका क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है। उसके अलावा अगर आप सिक्योरिटीज परचेज करने की कोई ऑप्शन देते हो, लाइक शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम जिसको ईसोप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, अगर ऐसी कोई ऑप्शन दे रहे हो तो आपको वो क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। आपने थर्ड पार्टी को किस थर्ड पार्टी की गारंटी दी है कि अगर वो बंदा लोन नहीं पे करेगा तो मैं दूंगा, अगर वो बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो हम देंगे, अगर किसी थर्ड पार्टी को आपने कोई ऐसी गारंटी दी है तो वो भी आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। उसके अलावा हमारे कुछ की लाइसेंसेस से, सपोज हमने लाइसेंस ले रखा है, जैसे बैंक है, बैंक को ऑपरेट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर बैंक ने लाइसेंस लिया, बैंक को अगर लाइसेंस दिया गया, बैंक से लाइसेंस वापस ले लिया गया, या बैंक ने खुद ही सरेंडर कर दिया, कैंसिल कर दिया, अगर ऐसा भी कुछ की लाइसेंसेस होते हैं, ये कुछ स्पेशल अप्रूवल जो हमने लेने थे, अगर उनमें कुछ ऐसा चेंज आता है तो वो भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तो दिस वाज आवर रेगुलेशन नंबर 30, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि हमने रेगुलेशन 30 दो पैरास में डिवाइड है। पहला पैरा कि जो चीजें आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेंगी चाहे वो मटेरियल हो ना हो। सेकंड पैरा, जो चीजें मटेरियल है सिर्फ अभी आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं अपनी वेरियस रेगुलेशंस, जो रेगुलेशन 29 होगी, 30 होगी। अब हम आ रहे हैं अपनी अगली रेगुलेशंस की तरफ। तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 31। रेगुलेशन नंबर 31 क्या कहता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं, आपको उसका डिस्क्लोजर देना है, आपको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्क्लोजर देना है। 31 ए क्या कहती है कि आपने अपनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का डिस्क्लोजर देना है, और इन केस किसी क्लास को रिक्लासीफाई किया जाता है तो उनकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है उस चीज का डिस्क्लोजर देना है। क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो किन किन किस तरह के, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को में से किस किस तरह के, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है। कोई वेरियस इशू में अगर कोई डेविएशन आती है, कोई वेरिएशंस आती हैं, उसकी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, रेगुलेशन नंबर 32 के अंदर। रेगुलेशन नंबर 33 के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। रेगुलेशन नंबर 34 के अंदर एनुअल रिपोर्ट बनती है हर साल कंपनीज की, उसको डिस्क्लोज किया जाता है। रेगुलेशन नंबर 35 के अंदर एनुअल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस को। इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन नंबर 36 क्या कहता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर्स को क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। रेगुलेशन नंबर 37 के अंदर क्या है कि आपको स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनानी है और वो क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। रेगुलेशन नंबर 42 क्या कहता है कि आपको एक तो रिकॉर्ड डेट या डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक्स का डिस्क्लोजर देना है। रिकॉर्ड डेट बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम एक कंपनी, उसने बोनस शेयर इशू करना है, तो कंपनी क्या करती है कि अब जो शेयर है वो तो रेगुलरली ट्रेड हो रहे हैं, और ये तो होता नहीं कि आज बोनस डिक्लेयर हुआ तो कल ही मिल जाएगा। तो नॉर्मली सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 15 दिन का गैप है, कि कंपनी ने अनाउंस किया 15 को बोनस, 15 को कि हम बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। ठीक है। बट 15 को ये हो गया कि इशू करने वाले हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड दी 14 सपोज। 14 रिकॉर्ड देने का मतलब क्या है कि जिस जो रिकॉर्ड डेट हमने दी है उस रिकॉर्ड डेट को जिन जिन के पास शेयर्स थे, जो जो उस दिन शेयर होल्डर्स थे, उनको हम मान लेंगे कि वो हमारे शेयर होल्डर्स थे और उनको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। उसके बाद आपने चाहे किसी को बेचे हो चाहे आपके पास ही पड़ो, मैटर नहीं करता। अगर आपके पास 14 तारीख को शेयर्स थे, आपकी डिपॉजिटरी में शेयर्स पड़े थे, तो आपको क्या दिया जाएगा, बोनस। तो इस डेट को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड डेट। अगर जो रिकॉर्ड डेट है वो भी आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है अंडर रेगुलेशन नंबर 42। उसके बाद है रेगुलेशन नंबर 46। रेगुलेशन नंबर 46 क्या कहता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर दिखानी पड़ेंगी। वेबसाइट्स के ऊपर कब दिखानी पड़ेंगी, अगर जब इन्फॉर्मेशन होने, जब कुछ इवेंट होता है, इवेंट होने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस की अपनी डिटेल,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कमेटीज बनाई जाती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनकी क्या क्या कंपोजिशन होगी। लाइक ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी की क्या क्या कंपोजिशन, ऑडिट कमेटी का पार्ट कौन कौन है, उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सन है वो किस किस कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो, किस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे वो बताना पड़ेगा। एक हमने पढ़ी थी विसल ब्लोअर पॉलिसी, तो आपने जो विसल ब्लोअर पॉलिसी एस्टेब्लिश किया उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा हम जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको उनको किस तरीके से पेमेंट्स करेंगे अब वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ एनुअल रिपोर्ट के अंदर नहीं बताई है तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करनी पड़ेगी। जो हमारी रिलेटेड पार्टीज होंगी उनके साथ अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, उसकी क्या पॉलिसी होगी वो आपको बताना है। उसके अलावा जो हमारी सब्सिडरीज हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मटीरियल उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा वो भी आपको बताना है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेमिलियर कराने के लिए फेमिलियराइजेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो किन किन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कितने प्रोग्राम, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने अटेंड किए, और उन डायरेक्टर्स ने नंबर ऑफ आवर्स कितने स्पेंड किए वो आपको डिस्क्लोज करना है। और इसके अलावा कोई भी डिटेल जो इस फेमिलियराइजेशन प्रोग्राम से रेलिवेंट है वो आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। अब हर एक कंपनी का क्या होता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल होता है कि जिसके आप अपनी ग्रीवियंसेस बता सकते हो। तो आप कौन सी ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हो फॉर द ग्रीवियंस रिड्रेसल वो भी आपको बतानी है, ताकि इन केस किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो उस ईमेल पे करके अपनी ग्रीवियंस का रेजोल्यूशन ले सके। ठीक है। उसके अलावा जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं उनको किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है वो भी आपको डिस्क्लोज करना है वहाँ पे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते वक्त आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, एक तो किस दिन नोटिस इशू करना है, किस चीज का, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग हो रही है उसका क्या आपको इशू करना है, नोटिस। ऐसी बोर्ड मीटिंग जहाँ के अंदर क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होने वाले हैं। सेकंड, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जब आपको एक तो पहले बोर्ड ऑफ सपोज एग्जांपल लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ डिस्कस होंगी, मीटिंग के अंदर। किसकी मीटिंग, डायरेक्टर्स की, उसको क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब हो रही है आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। जब वो मीटिंग इंक्लूड हो जाएगी तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो फाइनल हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल रिजल्ट जब अप्रूव हो गए तो वो आपको डिस्क्लोज करने हैं। थर्ड, आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आती है कि आपने सभी रूल्स को फॉलो करा है नहीं करा, वो आपको सब चीजें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो आपको डिस्क्लोज करना है। कंपनी ने मीडिया के साथ क्या एग्रीमेंट्स, इनकेस कोई एग्रीमेंट्स किए हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करने हैं। वही की अगर आप कंपनी किसी इन्वेस्टर से मीटिंग करने गई है, कोई शेड्यूल हुई है मीटिंग्स प्रेजेंटेशन, तो आपको अपनी वेबसाइट्स पे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। एंड इन केस अगर कंपनीज का नाम चेंज हुआ है तो आपको नया नाम और ओल्ड पुराना नाम एटलीस्ट 1 साल तक अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करना करेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा जो आइटम्स आपको डिस्क्लोज करनी है वो क्या है, रेगुलेशन नंबर 47 के अंदर जो जो आइटम्स दी गई हैं, जो रेगुलेशन नंबर 47 ये कहते हैं कुछ आइटम्स आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिखानी पड़ेगी। सो दिस वाज अबाउट द रेगुलेशन नंबर 46। ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी रेगुलेशन अगली पे जिसका नाम है 47। रेगुलेशन नंबर 47 क्या कहती है, रेगुलेशन नंबर 47 ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको न्यूज़पेपर के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर कितने, न्यूज़पेपर दो न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर आपका जो नेशनल इंग्लिश डेली, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नेशनल लेवल पे आता है, एक न्यूज़पेपर वो। सेकंड, जहां कंपनी रजिस्टर्ड है उसके आसपास जो रीजनल लैंग्वेज चलती है उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिश करनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि वो पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर उसको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है तो एक तो उसको इंग्लिश इंग्लिश पेपर में देनी पड़ेगी, सेकंड उसको किसी पंजाबी न्यूज़पेपर के अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश करनी पड़ेगी। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिश करनी है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग हो रही है जहां फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाना है वो आपको बताना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 33 के अंदर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स उनके ऊपर इन केस कोई मॉडिफाइड ओपिनियन आता है, कोई रिजर्वेशन आती है जो ऑडिटर बताता है तो वो आपको बताना पड़ेगा। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, बेसिकली कि दो तरह के ओपिनियन होते हैं। ओपिनियन ज्यादा तरह के होते हैं बट हम दो डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है कि अगर ऑडिटर है उसको कोई फ्रॉड मिल गया तो अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर प्रूफ है, वो बता सकता है कि फ्रॉड हुआ है, तो वो अपनी रिपोर्ट को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तब तो रिपोर्ट ही होगा तो आपको डिस्क्लोज करना ही है, ऊपर ही डिस्क्लोज हो जाता है। बट अगर उसने मॉडिफाई ओपिनियन दिया, मॉडिफाई ओपिनियन बेसिकली क्या होता है कि ऑडिटर्स को लग रहा है कि है
फ्रॉड है, बट उसका स्कोप, उसकी जो वो कितना है, उसकी क्वांटिफाई नहीं अभी कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, मॉडिफाई ओपिनियन अपना प्रेजेंट कर देते हैं। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर कोई ऐसा मॉडिफाई ओपिनियन दिया गया, तो वो भी क्या, ऑडिटर को एक्सप्रेस, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा। उसके अलावा रेगुलेशन नंबर 32 के अंदर हम बढ़ गया था कि अगर कोई स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर कोई डेविएशन है या वेरिएशन है, उसके ऊपर ऑडिट कमेटी ने या डायरेक्टर्स ने कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर के अंदर बतानी पड़ेगी। एंड लास्ट इज कि अगर शेयर होल्डर्स को कुछ नोटिस दिए गए हैं, तो वो भी आप, कोई नोटिस अगर देना है, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर जनरल मीटिंग्स इनकेस हेल्ड हो रही होती है, तो उसकी पब्लिकेशंस आती हैं कि ये कंपनी की जनरल मीटिंग है, यहाँ यहाँ होने वाली है। रीजन वही है कि एटलीस्ट जिन शेयर होल्डर्स के पास ऑनलाइन मील्स नहीं है, मेल्स नहीं यूज कर रहे हैं, उनको न्यूज़पेपर के थ्रू पता लग जाए, सारे शेयर होल्डर्स को पता लग जाए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेशन डिस्क्लोजर्स, जो कि, सॉरी, जो ऐसे डिस्क्लोजर जो कि किस में लिखे हुए हैं, सेबी के अंदर लिखे हुए हैं। सेबी ने जो डिस्क्लोजर करने के लिए हमें क्या करा है, मैंडेटरी करा है। ओके। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक बार हमने जो आज पढ़ा, हम उसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज देखा क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम आए कि लिस्टिंग रेगुलेशंस क्या है, लिस्टिंग रेगुलेशंस किस किस पे लगनी है। फिर हमने देखा जो हमने डिस्क्लोजर देना है, जो हमने ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी करनी है, वो किन किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, किन किन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए करनी है। जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी, लाइक इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, गलती होनी चाहिए, टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड जो उनको प्रोवाइड कराने के जो मीन्स यूज़ किए गए हैं वो करेक्ट होने चाहिए। हमारे ऊपर जो लॉज हैं वो, उनको हम प्रॉपर फॉलो करें, एक्सेट्रा। फिर हमने अभी बोला कि जो टाइमली इन्फॉर्मेशन, एडुकेट इन्फॉर्मेशन, उसको हमने थोड़ा डिटेल में देखा कि क्या क्या चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, लाइक जनरल मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ हुई, कब हुई, क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी थी, क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस कर ली, उसके बारे में बताना। ठीक है। अब शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उसको बताना। फिर हम आए अपने रेगुलेशन नंबर 29 पे। रेगुलेशन नंबर 29 क्या थी, प्रायर इंटीमेशन। प्रायर इंटीमेशन को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले बतानी है, और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने एटलीस्ट 11 डेज पहले बतानी है। ठीक है। उसके बाद हम मूव हुए रेगुलेशन नंबर 30 के ऊपर। रेगुलेशन नंबर 30 क्या कहता है, रेगुलेशन नंबर 30 अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड है, पैरा 1 एंड पैरा 2। पैरा 1 कहता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मटेरियल हो या ना हो। पैरा 2 क्या कहता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको तभी डिस्क्लोज करनी है अगर वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मटीरियल। फिर हमने कुछ देखी अदर रेगुलेशंस, जिसके अंदर रेगुलेशन नंबर 31 जो हमें कह रही जो हमें बता रही थी कि अगर हमने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होल्ड किया, हम उसके बारे में बताना, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताना। 31A हमें बताती है कि अपने अपनी क्लास, शेयर होल्डर्स की क्लास को बताना है कि किस किस क्लास के शेयर होल्डर्स हैं, और इनकेस कोई रिक्लासिफिकेशन हो सकती है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। रेगुलेशन नंबर 32 हमें बताती है कि कोई स्टेटमेंट या डेविएशन है, तो आपको उसके बारे में डिस्क्लोज करना। रेगुलेशन नंबर 30 हमें कहती है, 33 कहती है कि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करना है। रेगुलेशन नंबर 34 क्या कहती है, हमें एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी है। रेगुलेशन नंबर 35 क्या कहती है कि हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो किसको भेजना है, स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजना है। जो रेगुलेशन नंबर 36 है वो हमें क्या कहते हैं, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको शेयर होल्डर्स को क्या करना है, डिस्क्लोज करने हैं। रेगुलेशन नंबर 37 के अंदर हमें अपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट उसको ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करने के बाद हमें जो अपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट उसको क्या करना है, पब्लिश करना है, डिस्क्लोज करना है। रेगुलेशन नंबर 42 इज अबाउट द रिकॉर्ड डेट। सो अब ये हुई अदर रेगुलेशंस। अब इसके हम अपनी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पढ़े डिटेल में हमने पढ़ा रेगुलेशन नंबर 46, दैट वाज इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेज ऑन द वेबसाइट, कि कौन कौन सी चीजें आपको वेबसाइट पे बतानी पड़ेंगी। बतानी कितने दिन के अंदर है, 2 दिन के अंदर अंदर। उनमें मेन मेन क्या चीजें, अपने डिटेल ऑफ बिजनेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा तो उनकी क्या क्या कंडीशन होगी, बोर्ड की जो वेरियस कमेटीज हैं उनमें क्या क्या कंपोजिशन है, जो भी डायरेक्टर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट और किन किन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए अपना काम करने वाले हैं। कंपनी की विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो पेमेंट की जाएगी वो किस क्राइटेरिया के अंडर की जाएगी, एक कंपनी की जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको किस तरीके से डील किया जाएगा, उनके साथ जो ट्रांजेक्शन है किस तरीके से उन्हें डील किया जाएगा। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके फेमिलियराइजेशन प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ क्या हो सके, फेमिलियर हुए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अटेंड किए, कितने घंटे, नंबर ऑफ आवर्स कितने स्पेंड किए, और कोई भी जो रेलिवेंट डिटेल है वो हमें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। उसके अलावा जो कंपनी की ग्रीव, अगर किसी भी कस्टमर को कब या किसी को भी कंपनी के अगेंस्ट कोई ग्रीवियंस है, तो किस तरीके से अपनी ग्रीवियंस को रिजोल्व करेगा, उसके लिए कौन सी ईमेल एड्रेस पे मैसेज करना है या किस तरीके से रिजोल्व की जा सकती है वो आपको डिस्क्लोज करना है। जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है वो भी आपको बताना है। आपने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे बतानी है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या, एक तो ऐसी बोर्ड मीटिंग्स जहां फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज होंगे, उनका नोटिस देना।
डिस्कस होने के बाद जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव हो जाएंगे तो उनके क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसको बताना, और एक एनुअल रिपोर्ट जो बनती है उसको अभी आपने अपनी वेबसाइट पे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है उसको डिस्क्लोज करना। कंपनी के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं विद द मीडिया कंपनीज उस चीज को डिस्क्लोज करना। एंड अगर कंपनीज अपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ कोई मीटिंग कर रही है या प्रेजेंटेशन कर रही है उसका क्या शेड्यूल होगा तो आपको बताना। अगर कंपनी का नाम चेंज हुआ है तो आप कंपनी को अपना नया नाम और पुराना नाम एटलीस्ट 1 साल तक अपनी वेबसाइट के ऊपर रखना पड़ेगा। आपने भी कई कंपनीज का नाम देखा होगा, लाइक एक कंपनी प्रीवियसली नोन एज दिस, तो वो क्या होता है, कंपनी का नाम चेंज हुआ होता है तो आपको वो दो रखना ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रेगुलेशन 47 के अंदर आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करी है वो सेम इन्फॉर्मेशन क्या है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो रेगुलेशन नंबर 47 क्या कहता है, रेगुलेशन नंबर 47 क्या कहता है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करनी पड़ेगी। 2 न्यूज़पेपर कौन से होंगे, एक न्यूज़पेपर तो होगा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा जो नेशनल लेवल का होगा। सेकंड, जिस एरिया के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है उस एरिया का जो लोकल लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इन डिटेल्स को पब्लिश करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें ऐसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होने वाले हैं उसका नोटिस। सेकंड, रेगुलेशन 33 के अंदर हमने कहा था कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करने हैं, वो आपको न्यूज़पेपर में बताना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 32 क्या कहते थे कि कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स पे अगर कोई डेविएशन या कोई वेरिएशन है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको देनी होती है, तो वो आपको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करनी है। नंबर फोर्थ और लास्ट की, अगर कोई भी नोटिस है वो हमने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना है तो वो हम इन्हें न्यूज़पेपर के अंदर भी वो क्या करना है, पब्लिश करना है। इंडिविजुअली तो उन्हें देना ही देना है और न्यूज़पेपर में भी हमने करना है, पब्लिश करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर पार्ट सी, दैट इज की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।